नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सौरभ सक्सेना। माफिया पर पीला पंजा। जी हां, ध्वस्त होती इमारतों की आवाज साफ तौर पे गवाही दे रही है। पिछली सरकारों में हुए खेल का पर्दाफाश कर रही है। सत्ता के नाम पर और सत्ता के दम पर हुई लूट की कहानी साफ कर रही है। लेकिन वक्त का पहिया कभी रुकता नहीं और सत्य कभी हारता नहीं। शायद यह बात उत्तर प्रदेश के माफियाओं को समझ आ गई होगी। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबी आजम कादरी के अवैध निर्माण पर पीला पंजा छप चुका है। गंगा किनारे आजम कादरी के शम्मे हुसैनी अस्पताल और कॉम्प्लेक्स पर योगी सरकार का बुलडोजर चला है। आजम कादरी की अवैध इमारत ध्वस्त हो चुकी है। वही भूमाफिया जावेद के अवैध निर्माण पर भी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। प्रयागराज में नैनी के आलीशान फार्म हाउस पर सरकारी बुलडोजर चला। 3 मंजिला निर्माण बिना नक्शा पास करे यहां पे बनवाया गया था। नैनी के नए पुल के पीछे बने इस फार्म हाउस की कीमत करोड़ों रुपए की है। कुछ दिन पहले ही पप्पू गांजिया पर रंगदारी का केस दर्ज हुआ था। भूमाफिया जावेद पर कई लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप भी लगा। सरकार के एक्शन का असर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। यूपी से लेकर अन्य राज्यों की जेल में जो बंद माफिया हैं, वो योगी के नाम से खौफ खा रहे हैं। विपक्ष भले ही सवाल उठाए, लेकिन जनता की ताली ध्वस्तीकरण पर बज रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है गाजीपुर की तो दूसरी प्रयागराज की। लगातार मुख्तार अंसारी है जो माफिया हैं, उन पे एक्शन लगातार जारी है। आज गाजीपुर में जहां पे ध्वस्त की गई अवैध इमारत, वहीं पर प्रयागराज में बीते दिन अवैध बुलडोजर चला। ये तस्वीरें साफ तौर पे आप देख सकते हैं। गाजीपुर की तस्वीरें, प्रयागराज की तस्वीरें। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के लिए कालराज बन चुका है। साफ तौर पे तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। मुख्तार के करीबियों पे लगातार एक्शन हो रहा है। तो खौफ इस बात का भी है कि कई जो जेलों में बंद हैं, वो उत्तर प्रदेश आने को तैयार नहीं हैं। गाजीपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, जहां आजम कादरी की अवैध इमारत को ध्वस्त किया गया। तो वहीं प्रयागराज की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। साफ तौर पे इन तस्वीरों से ये समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं की उल्टी गिनती जारी है। लगातार माफियाओं पर एक्शन हो रहा है। पिछली सरकारों में जिस तरीके से अवैध निर्माण कराए गए थे, बिना नक्शा पास करे निर्माण कराए गए थे, अब उन निर्माणों पर पीला पंजा छप रहा है। तस्वीरें साफ तौर पे गवाही दे रही हैं इस बात की कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं के बुरे दिन जारी हैं। गाजीपुर में जो आप ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देख रहे हैं, ये आजम कादरी की इमारतें हैं जिस पर आज बुलडोजर चला। गंगा किनारे आजम कादरी के शम्मे हुसैनी अस्पताल और कॉम्प्लेक्स पर पीला पंजा छप चुका है। तो वहीं प्रयागराज में भी माफियाओं पर एक्शन लगातार जारी है। मुख्तार के करीबियों की अवैध इमारतों को लगातार ध्वस्त किया जा रहा है। कौशाम्बी से आशीष पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, आज गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबी आजम कादरी के अवैध निर्माण पर एक्शन किया गया। क्या कुछ हुआ? कितने करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है? जी, प्रयागराज की बात करें कि पिछले 2 महीनों से अतीक अहमद और उनके जो भी उनके गुर्गे थे, उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है और करोड़ों रुपए के आवास को उन्होंने गिराया है। अभी हाल में ही पूरा मुक्ति में उनके एक रिलेटिव थे, उनका भी
मकान जमीन दोज किया गया। अतीक अहमद की अगर पैतृक संपत्ति की बात करें तो प्रयागराज में चकिया निवास उनका पैतृक निवास था जो 4 बीघे पे था, उसको गिराया गया और लगातार उनके कई गुर्गों के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही। अभी जुल्फिकार तोता का भी मकान गिराया गया। इसी के आधार पर आज धूमनगंज में एक बड़ी जमीन थी जिसको सरकार ने जब्त करने का आदेश भी दे दिया है। इसी तरह का अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार तक माफियाओं के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हो रही है। आशीष, ऐसे कौन कौन से माफिया हैं जो लिस्ट में हैं, जिनकी बहुत जल्दी तस्वीरें यहाँ पे छपेंगी, ध्वस्त होती इमारतें दिखेंगी? जी बिल्कुल, अब मैं बताऊं दूं कि अगर अभी तक जो भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला प्रशासन द्वारा जो भी लिस्ट तैयार की गई थी उसमें 4 से 5 लोगों का नाम था जिसमें अभी कार्रवाई होगी और अभी लिस्ट और लंबी है क्योंकि बहुत से लोग हैं अभी उसमें जिसमें माफियाओं पे ऊपर होना है कार्रवाई, जिसमें अभी जिला प्रशासन आगे लगातार कार्रवाई करेगा। आजम कादमी का कुछ पक्ष आया है क्या इस पूरी कार्रवाई पर? जी बिल्कुल, अगर बात करें कि अगर यहाँ पे जो प्रशासन की कार्रवाई हो रही है वो बहुत ही युद्ध स्तर से हो रही है। अगर बात करें कि अभी हाल में ही 2 से 3 दिन पहले उनके अगर अतीक अहमद की बात करें तो उनके कई रिलेटिवों का अभी हाल में ही मकान जमीन दोज किया गया है और लगातार कार्रवाई करी जा रही है। बिल्कुल आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखाएंगे फुल स्क्रीन। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो सपा के प्रवक्ता मनोज यादव हमारे संग जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई वो योगी सरकार में हो रहा है। सारे जो माफिया हैं वो उत्तर प्रदेश में खौफ खा रहे हैं और जो भी उनके करीबी हैं उनकी जो इमारतें ध्वस्त हो रही हैं। सर, क्या कहेंगे इस पर आप? कितने माफियाओं का अब तक ध्वस्त किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने? ये तो उन्हीं माफियाओं को ध्वस्त किया जा रहा है जिनकी शासन योगी आदित्यनाथ की थी। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एक मुख्यमंत्री इस तरह के कार्य करने में हमेशा पीछे रहेगा, लेकिन अगर एक माफिया दूसरे माफिया के अस्तित्व को खत्म करने पे आ जाएगा तो निश्चित गैर संवैधानिक और गैर कानूनी काम करेगा। क्या किसी कोर्ट का आदेश है? क्या किसी कोर्ट के द्वारा इस बात पे मुकदमा चला है कि क्या जायज है क्या नाजायज है? आप सरकार में हो, आपके पास सत्ता है, तो आप दुरुपयोग कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। तो सरकार ये बताए और बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को बताए कि क्या उत्तर प्रदेश में तो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद भी हैं, वो हमारी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन मैं एक उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते पूछता हूँ, जो भाजपा के माफिया हैं, जो भाजपा के विधायकों ने कब्जे कर रखे हैं, जो भाजपा के सांसदों ने कब्जे कर रखे हैं, उन पे कार्रवाई करो। ये तो हो जाएगा। ये तो अगर मुख्तार अंसारी के करीबियों पे कार्रवाई हो रही है तो फिर सपा को दर्द किस बात का? क्यों नहीं सरकार का साथ देते? आप बोलिए कि हाँ बिल्कुल अच्छी बातें होनी चाहिए, तो हम उनका स्वागत क्यों करें? जो एक पक्षीय कार्रवाई सरकारें काम करती है उनका स्वागत नहीं करना चाहिए। और मीडिया को भी मेरी एक छोटी सी सलाह है कि सरकार से सवाल पूछने की आदत डालनी चाहिए। तो मनोज यादव जी, आप हमारे संग बने रहिए। धर्मवीर चौधरी भी हमारे साथ बसपा के नेता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद भाई साहब। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से योगी सरकार में अवैध इमारतें ढाई जा रही हैं, मुख्तार अंसारी के करीबी आजम कादरी की भी अवैध इमारत गिरा दी गई, क्या कहेंगे सर इस पर आप? देखिए, सरकार उस एजेंडे पर काम कर रही है कि ये इन 22 करोड़ लोगों को फांसी पर लटकाना चाहती है। ये सिलेक्टिव कार्रवाई है योगी आदित्यनाथ जी की। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से कि धनंजय सिंह, चुलबुल सिंह, बादशाह सिंह, राजा भैया, ये इन लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? कब इनकी बिल्डिंगें गिराई जाएंगी अवैध? और इनके ऊपर, इनके गुंडों के ऊपर कब गैंगस्टर लगेगा? इनके ऊपर 100 50 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन योगी और योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है वो एक तरफा कार्रवाई एक जाति विशेष धर्म के लोगों के खिलाफ कर रही है।
तो ये सिलेक्टिव कार्रवाई आप एक का बात विरोध हम बताइए, करते बिल्कुल हैं। धर्मवीर जी, आप एक बात बताइए, अगर आजम का आदमी ने अवैध निर्माण करवाया, बिना नक्शा पास करे सारी की सारी इमारतें बनाई, तो फिर अगर इस पे एक्शन हो रहा है तो फिर आप इसे धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, मुझे आप एक बार बताइए कि आप मुझे परमिशन दिखाइए कोर्ट की कि अवैध निर्माण गिराने की परमिशन ये रही, कोर्ट का आदेश ये रहा। पिछली एक आदेश सरकारें, मुझे आप आप दिखा चाहे दीजिए। बसपा हो चाहे सपा हो, पिछली सरकारें आपकी थी, तो साफ तौर पे जो इमारतें बनी है ये आपके राज में बनी, आप लोग नहीं गिरा पाए, क्या इस बात का दर्द है? नहीं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस देश में कानून का राज चल रहा है या डंडे और कौन सा बंदूक का राज चल रहा है, गोली का राज चल रहा है? अगर आपके पास में कोर्ट के कोई आदेश है, आपने बिकरू कांड में विकास दुबे की संपत्ति मकान को गिरा दिया, तो क्या आपके पास कोई कोर्ट का आदेश था या रातों रात आपने बुलडोजर चला के तोड़ दिया? तो ये जो योगी बाबा जी की सरकार है, ये हट धर्मिता से ऊपर निकल गई है। ये कानून से प्रदेश को नहीं चला रहे हैं। ये गुंडागर्दी, खाकी और खाकी का जो गठबंधन है, माफिया गठजोड़ है, इसमें बहुत सारे, और मैं आपको बता दूं कि ये एक ही जाति की डंडा सरकार चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और वो दूसरे संप्रदाय के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो जब इस देश का संविधान आपको ये इजाजत नहीं देता तो आप कैसे तोड़ोगे? आप एक संप्रदाय के पोस्टर लगाओगे चौराहों पर और हाईकोर्ट आपको खींचेगा, तो ये कहां का न्याय हुआ? नहीं, तो मुख्तार अंसारी के नाम पर, मतलब आप धर्म विशेष की बात पे आ जाते हैं सर, लेकिन आपको ये समझ नहीं आता एक माफिया मुख्तार अंसारी है, और जो उसके जितना भी पिछली सरकारों में उसने जिस तरीके से अवैध संपत्तियां बनाई उनको गिराया जा रहा है, तो क्यों एक धर्म विशेष का नाम लेके आप अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स साधने की कोशिश करते हैं? अंसारी जी का बैकग्राउंड आप देखिए, जो आप जिनको आप माफिया कह रहे हो। धर्मवीर जी, आप हमारे संग बने रहिए। मुझे आप ये बताइए कि बिल्कुल सर, आप हमारे संग बने रहिए। नवीन श्रीवास्तव, नेता बीजेपी, भी हमारे संग जुड़ चुके हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। बिल्कुल, साफ तौर पे चाहे सपा हो या बसपा, माफियाओं पर आप एक्शन ले रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि आप सिलेक्टिव कार्रवाई कर रहे हैं। सिलेक्टिव का अपराध जो करेगा उसी के खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है। राजा भैया पे कार्रवाई नहीं हो रही है, पूछ रहे हैं, सपा नेता भी पूछ रहे हैं, बसपा नेता भी पूछ रहे हैं कि राजा भैया पे एक्शन कब होगा? राजा भैया जमानत पर हैं, राजा भैया बाहर हैं। राजा भैया के खिलाफ अगर इस समय कोई मुकदमे हो और उसमें कार्रवाई ना हुई हो तो उसका एक भी उदाहरण लोग प्रस्तुत कर दें। लेकिन मुख्तार अंसारी है, इन लोगों ने जिस प्रकार से सपा बसपा की सरकारों में उनके संरक्षण में हजारों करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति इकट्ठा की, सरकारी जमीनों पर कब्जा किया, उस पुलिस नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। और सिर्फ मुख्तार अतीक पर नहीं हो रही है, सुंदर भाटी, रमेश सिंह, कुंटू सिंह, सोनू मोनू सिंह, जो भी अपराधी हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो लोग शहीदों की शहादत को भी हिंदू मुसलमान करते रहे हैं, वो अपराधियों को भी ठाकुर और ब्राह्मण कर रहे हैं, मुसलमान और हिंदू कर रहे हैं। हाथरस की घटना होगी, अपराधी वहाँ हिंदू हैं तो वहाँ सब लोग जाएंगे। बलरामपुर की घटना में अपराधी अगर मुसलमान है तो वहाँ कोई नहीं जाएगा। तो ये सेलेक्टिव जो इनका रवैया है उसको उत्तर प्रदेश की जनता खारिज कर चुकी है। और मैं भी सुन रहा था, मेरे पहले दल के जो प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, वो मुख्तार अंसारी के विषय में कुछ बताना चाहते थे कि मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं है, उनकी बैकग्राउंड बताना चाह रहे थे। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का कौन सा आदमी हाथरस के, आप मुझे बता दीजिए। अरे सुन लो भाई, सुनो यार, बेचैन हो जाते हो, मुसलमानों का नाम लेते हुए बेचैन हो जाते हो तुम लोग। आपकी सुनने के लिए बैठे हैं। बात सुनिए, विपक्ष की गर्दन दबा धर्मवीर जी, दोगे। एक बार बात अरे कंप्लीट करने गर्दन दीजिए। दबाएंगे, अपराध करोगे तो धर्मवीर जी, एक गर्दन बार नहीं बात कंप्लीट दबाएंगे। करने दीजिए। नवीन अपराध श्रीवास्तव जी, करोगे बोलिए। तो नरक में जाओगे, जेल में जाओगे या हेल में जाओगे नरक में। के माफिया हैं, इनके ऊपर कब कार्रवाई होगी आप बताइए। इनके अभी बुलडोजर जो कब भी चलेंगे माफिया इनके घरों पर? इनके लोगों पर जो भी अपराध कर रहा है हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आपकी तरफ सेलेक्टिव नहीं कि अपराधी अगर मुसलमान है तो थाने से छोड़ दिया जाएगा, अपराधी अगर गायत्री प्रजापति बलात्कार का आरोपी तो आपका मुख्यमंत्री उनको हेलीकॉप्टर में घुमाएगा। प्रदेश की जनता को योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसी ने अपराध किया है तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। और मुख्तार अंसारी को संत आप मानते होंगे क्योंकि आप लोग का संरक्षण में पड़ा बड़ा है, आप लोग उससे फायदा लेते रहे हैं, आप लोग को वोट बैंक का फायदा मिलता था। नहीं है, और शर्म आनी चाहिए आप लोगों को जो मुख्तार अंसारी ऐसे लोगों को आप संत बता रहे हैं। मनोज यादव हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, तो सिलेक्टिव कार्रवाई तो नहीं हो रही, लेकिन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मुख्तार अंसारी और उसकी जब करीबियों पे कार्रवाई होती है तो ही आपको दर्द होता है। जब कंगना रनावत का मुंबई में सिर्फ आगे का छज्जा गिरा था तो छाती पीटने लगे थे भाजपा के देश भर के नेता।
और हम फिर भी अपनी समाजवादी पीट रहे हैं, जो ये हम कोई बोल रहे हैं, कर रहे हैं। हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं, क्या मौजूदा सरकार कानूनों के दायरे में रहते हैं इन सारी कार्रवाइयों को मनोज जी, कर रही है? साफ तौर पे बीजेपी कह रही है कि आपके ही राज में जो मुख्तार अरे एक अंसारी सेकंड और उसके छोड़िए, हमारे करीबी है वो राज की फले बात फूले हैं, क्या इस हमारा बात का भी राज दर्द है? नहीं, जब हमारा राज आएगा तो उनसे सवाल पूछ रहा हूं। छोड़ो, आज की सरकार के बारे में बात करिए। मैं पूछ रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूँ, ये बात हमको बताई जाए, क्या आज उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ की जनता जो है उसके मकानों के कितने मकानों के परसेंटेज के नक्शे पास हैं? ये मुझे अगर बीजेपी के प्रवक्ता बता दे। इनका भी कहीं गांव होगा, इनका भी कहीं मकान होगा, इतने कौन नगर निगम में पास है, कहाँ नगर पालिका है, गाँव क्षेत्र है या टाउन एरिया है, कहाँ नक्शे पास है? अरे इस तरह की बेहूदगी के साथ काम करना, खैर ये आरएसएस से टक्कर हो सकता है। हम बनाने वाले लोग हैं, किसी का बिगाड़ने वाले बनाने वाले तो है ही, अपराधी पैदा करने वाली मशीन हो तुम लोग। नवीन जी, लिखा तुम लोगों ने उत्तर प्रदेश नवीन जी, आप लोगों को क्या सिर्फ और सिर्फ जो मुख्तार अंसारी और उसके करीबी है उसी के अवैध निर्माण दिखते हैं? जो और लोग हैं उनके भी अवैध निर्माण है, उन पे बुलडोजर कब चलेगा? बता दीजिए आज न्यूज़ वन इंडिया पे। चलवाएंगे। सिर्फ लखनऊ में देख लीजिए, लखनऊ के अंदर जो जिन भूमाफियाओं ने संपत्ति कब्जा कर रखी थी, तारा सिंह बिष्ट हो, एक यादव है, लगभग 3000 करोड़ की तो लखनऊ के अंदर संपत्ति जो इस तरह से भूमाफिया उनसे मुक्त कराई गई, उनकी गिराई गई है। लेकिन सपा वालों को सिर्फ अपराधी और भी विशेषकर अगर मुसलमान है तो वो दिखता है, क्योंकि इनको वो सूट करता है, ये इनके वोट बैंक का सूट करता है। भले जनता ने इनकी वोट बैंक की राजनीति को खारिज कर दिया है, लेकिन अभी भी उस मोह में पड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बलरामपुर क्यों नहीं इनका डेलीगेशन गया? कौन नहीं गया? बलरामपुर की पीड़िता की पीड़ा नहीं थी, बलरामपुर का अपराध नहीं था। आप न्यूज नहीं पढ़ते? समाजवादी के पोर्टल पर जाके देखिए, समाजवादी की वेबसाइट पर जाके देखिए, कौन कौन नहीं गया? अरे अब समाजवादी नहीं हो तुम लोग, परिवारवादी और नमाजवादी हो। ऐसा है तो लोहिया जी की आत्मा जहां भी होगी रो रही होगी तुम लोग का कर्तव्य को देख के। अगर आपको लोहिया जी की आत्मा जहां भी होगी तुम लोगों के कर्म को देखकर रो रही होगी कि कहां भी सब हमारे पार्टी में के नाम पर पैदा हो गए सब, तो खाली परिवारवाद कर रहा है, जिस परिवारवाद के सबसे बड़े विरोधी थे। परिवारवाद, जातिवाद, अपराधवाद, यही तुम लोग का रह गया है। मनोज यादव जी, मनोज यादव जी, क्या हर चीज में हिंदू मुस्लिम का एंगल निकाल लेना जरूरी है? मनोज यादव जी, मनोज यादव जी, सवाल का जवाब दीजिए। हर बात पे हिंदू मुस्लिम का एंगल निकाल लेना सही है क्या? उन्होंने 50 लाख रुपया दिया और 2 नौकरियां दी, और एक हिंदू सीओ की हत्या, उसके परिवार को 20 लाख रुपए और 1 नौकरी। ये तो शहीदों की शहादत तो हिंदू मुसलमान करते हैं, अपराधी तो करेंगे, ये करेंगे। कौन कर रहा है? आपने नवीन जी, एक मिनट आप रुक जाइए। नवीन जी, मनोज यादव जी, जियाउल हक जो सीओ की हत्या हुई थी, उसके परिवार को 50 लाख और 2 नौकरी दी गई कि नहीं दी गई? द्विवेदी एक सीओ से उनकी हत्या हुई, उनके परिवार को 20 लाख और 1 नौकरी दी गई। ये भेदभाव है कि नहीं है? ये शहीदों की शहादत में भी हिंदू मुसलमान है कि नहीं है? अपराधियों में तो आप करोगे क्योंकि वो आपके रिश्तेदार हैं, आपके संगठन में खुले हैं, आपके वोट बैंक के लिए मुफीद रहते हैं। जी मारे गए, उनकी पत्नी सरकारी नौकरी तो नहीं गए, उनके पति सरकारी नौकर तो नहीं थे। आपने उन्हें क्लास 2 का अफसर बनाया, हमने विरोध किया क्या? आपने उनको पैसे विरोध? आप बोलिए कि विवेक तिवारी की पत्नी को नहीं देना चाहिए था, आप बताइए। कौन मना कर रहा है? बताइए कि मुख्तार अंसारी संत था, विवेक तिवारी की पत्नी को नहीं देना चाहिए था, आप जरा ये बताइए, जरा ये बयान दीजिए। आप लोग तो ब्राह्मण हित चिंतक हो गए ना, तो भगवान परशुराम की मूर्ति लगवा रहे थे, और अब विवेक तिवारी की अगर हत्या हुई और उसके परिवार की उसकी पत्नी को नौकरी दी गई तो आपको दिक्कत हो रही है क्या? इतना मुसलमान में आप लोग हो गए हैं कि मुख्तार रफी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो सबके खिलाफ आप लोग हो जा रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, अगर नहीं है अकल है तो सुन लो। बाबरी मस्जिद गिराए और जाके नहीं गिराया। अरे बाबरी मस्जिद का अभी भी जख्म बाकी है क्या तुम्हारे अंदर? अभी भी उसके आधार पर लग रहा है क्या कि वोट मिलेगा तुम लोगों को? ठीक है, देश की अदालत और देश की जनता ने स्वीकार कर लिया, अभी भी तुमको बाबरी मस्जिद, असल में हो तो तुम उसी पार्टी के नेता ना। मनोज यादव जी, बाबरी मस्जिद क्या है? मनोज यादव जी, बाबरी मस्जिद क्या है? क्या अपना वोट बैंक साधने के लिए बाबरी मस्जिद के मुद्दे को जिंदा रखना है क्या? नहीं, हमें या नहीं अपराधियों पर अगर एक्शन हो रहा है? एक मिनट मनोज यादव जी, सवाल का जवाब दीजिए। अगर अपराधियों पे एक्शन हो रहा है तो हिंदू मुस्लिम क्यों? इनकी बेचैनी बहुत स्वाभाविक है। अरे नवीन जी, आप एक मिनट रुक जाइए। मनोज यादव जी, कार्रवाई करेगी या जिसके संगठन में जो फला फूला उसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो बेचैनी तो होगी। इनका आर्थिक बिल्कुल, आप दोनों हमारे संग जुड़े रहिए। अशोक सिंह, नेता कांग्रेस, भी हमारे संग जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में अपराधियों पे कार्रवाई हो रही है, बसपा सपा इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल दे रही है, आपका क्या रिएक्शन है सर? देखिए, अपराध होता है। सड़क से लेकर जेल तक उत्तर प्रदेश में अपराधी सुरक्षित नहीं है। 3.5 साल का योगी सरकार का कार्यकाल देख लीजिए। क्या सोनभद्र कांड झूठा है? क्या बेबरू कांड कानपुर का झूठा है? क्या चिन्मयानंद झूठा है? चलिए, आपके आरोप अपनी जगह ऐसा, लेकिन आप ये बताइए, अगर माफियाओं पर एक्शन हो रहा है तो क्या आप उसका साथ नहीं देंगे? उपलब्धि नहीं है अशोक सिंह जी। अगर आपने बोलने के लिए बुलाया तो अगर मुझे फोनों पर जोड़ा है तो मैं अपनी बात कर लूं, उसके बाद मुझे रिएक्शन दीजिए। नहीं, लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा ना आपसे। सरकार की कौन सी बड़ी उपलब्धि है? सड़क से लेकर जेल तक आदमी मारे जा रहे हैं। जवाबदेही और जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हो पा रही आज तक? बताना चाहिए कि राजधानी में तांडव क्यों अपराधी कर रहे हैं? महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा दुराचार की घटना उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। ये जिम्मेदारी किसकी है? जवाबदेही किसकी है? चलिए ठीक है, लेकिन अब आप ये भी बताइए कि अगर माफियाओं पर, और माफिया जो मुख्तार अंसारी अगर उसके करीबों पर एक्शन हो रहा है तो क्या कांग्रेस पार्टी सरकार की पीठ थपथपाएगी? आप मकान तोड़िए मगर सरकार इकबाल से चलेगी। पाप होते ही अपराधी 2020 का मैच खेलने लगते उत्तर प्रदेश में। की हत्या कर दी। नवीन श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए, आप लोग कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पा रहे। कांग्रेस के ट्वीट से ट्वीट हुआ। नवीन जी, सर्वप्रथम से व्यक्ति की मौत हुई थी, तो कांग्रेस इसी प्रकार से कोरोना काल में देखिए बस के नाम पर स्कूटर मोटरसाइकिल का नंबर दिया। जनता ने आपको जन्मत दिया है। उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, योगी आदित्यनाथ की चर्चा हो रही है। देश संविधान से चलेगा, योगी आदित्यनाथ की विचारधारा से नहीं चलेगा। गोरखपुर में किस बच्ची के साथ रेप हो गया, जवाबदेही है कि नहीं है? जिम्मेदारी बेबरू कांड में हमारे पुलिसकर्म साथी शहीद हो गए, किसकी जिम्मेदारी है? कोई जवाब है इनके पास? नवीन जी, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता से सवाल कर रही है। ये मतलब नवीन श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। अभी तो देखिए नवरात्रे चल रहे, आज अष्टमी है, कब तक हम अष्टमी के दिन तो झूठ न बोले। की जात देखने आप विकास दुबे की जात देख के आप लोग लगे बड़े बड़े मूर्तियां लगवाने के लिए अपराधियों के विकास दुबे छोड़िए ना, आज अगर संरक्षण में विकास दुबे पल रहा था ये तो बता दीजिए जनाब। नवीन श्रीवास्तव जी, साफ तौर पे आप पर यही आरोप है कि आप मुख्तार अंसारी जो उसके करीबी है उसकी इमारत तो ढा रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे हैं। इसी को छुपाने के लिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है क्या? और दुकान के बने से नहीं होगा। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करती है कि आज उत्तर प्रदेश हाथरस की पीड़िता दलित थी और अपराधी हिंदू थे, इसलिए उसकी पीड़ा अधिक थी और उन अपराधियों के अपराध अधिक थे। लेकिन बलरामपुर में पीड़िता दलित थी और अपराधी मुसलमान थे, तो उसकी पीड़ा कम हो गई और उन अपराधियों के अपराध कम हो गए। अपराधी में और इन सब चीजों में हिंदू मुस्लिम का एंगल क्यों दे दिया जाता है? और अपराध अगर मुख्तार अतीक ने किया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अशोक सिंह अपराधी होता है, हिंदू मुस्लिम का एंगल क्यों निकालना सर? अशोक सिंह मनोज यादव भी करेंगे अपराध तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मनोज यादव जी, सिंह, कुंतु सिंह, सोनू मोनू सिंह, रमेश सिंह, कितना नाम बताया? सुंदर हर बात में क्या इस बात क्या मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई हुई है, वो मुस्लिम है तो फिर आप उस पर सवाल उठाने लगते हैं, दूसरे लोग सवाल उठाने लगते हैं। हर अपराधी तो अपराधी होता है ना सर, हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया बीच में? अंसारी और अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ वो लोग लेटेंट हैं जिनके लिए वो एक वोट बैंक बोल लेने दीजिए नवीन जी, मनोज यादव जी को बोलने दीजिए। अवैध पैसे से ये लोग अपना ऐश करते थे, उनके लिए दिक्कत का विषय है। आम जनता कितनी खुश है, आप गाजीपुर में आज देख लीजिए, मुख्तार अंसारी के एक सहयोगी का अवैध निर्माण गिराया गया है। गाजीपुर की जनता कितनी खुश है, आप फोन करके पता कर लीजिए, आपसे संवाददाता होंगे, पता कर लीजिए। अशोक जी, जनता खुश है, विपक्ष बेचैन। पहले कहा कि देश संविधान से चलेगा, आप मकान गिराइए, दुकान कराइए, मगर सरकार का इकबाल कहाँ है? अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, लगातार हत्या कर रहे हैं, लगातार पत्रकारों की हत्या हो रही है। अशोक सिंह जी, आपको कोई दिक्कत है तो बताइए, आप तो अपराधी नहीं, आपको कहीं असुविधा हो रही तो बताइए। अपराधियों को जरूर असुविधा होगी हमारी सरकार में। जवाबदेही किसकी है? अगर किसी आपराधिक गिरोह से कोई जुड़ा है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, और दो में से एक चीज तय करना, या तो जेल में। अशोक जी, आवाज आ रही है आपको? मनोज यादव जी, साफ तौर पे नवीन श्रीवास्तव कह रहे हैं कि जनता तो ताली बजा रही है, फिर आपको बेचैनी किस बात की? अरे तो अच्छी बात है, अगर भावनात्मक रूप से जनता खुश है तो उसके परिणाम भी अभी आ जाएंगे चुनाव में। कौन कितना खुश है कुछ दिन की कार्रवाई से वो अलग बात है। हिंदू मुस्लिम सारी चीजें करने का नाम प्राप्त होता है। अब धनंजय सिंह का मकान, ब्रजेश सिंह का मकान, बीजेपी के दबंग विधायकों। अरे धनंजय सिंह हमारी सरकार में गिरफ्तार करके जेल भेजे गए धमकी में, अभी धनंजय सिंह के ऊपर फिर FIR हुई है। आप क्या बात कर रहे हैं?
क्या बात आप कर रहे करके हैं? देखिए अपराध आपके खिलाफ कार्रवाई होती है कि नहीं होती है? सही है मनोज ना? यादव हिंदू है, इस नाते कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा थोड़ी ना है। अच्छा, वो आप बल्ले का विधायक क्या कह रहा था? नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? धनंजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, किसके? अभी हमारे एक विधायक के खिलाफ कल FIR दर्ज हुई है, ऐसा नहीं है। हम अगर अपराध किसी ने किया है तो हमारी पार्टी का है, किसी जात का है, हमने FIR दर्ज की, हमने कार्रवाई की है। आपकी सरकार की तरफ सिलेक्टिव नहीं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के दंगों का आरोपी मुख्यमंत्री के बिल्कुल साथ बैठ नवीन के जी, चाय और पी होना रहा भी है, यही चाहिए माँ बेटी के कि साथ जो बलात्कार का अगर आरोपी अपराधी है तो जाके उस पर कोई एक्शन होना हेलीकॉप्टर में चाहिए। बैठ के घूम बहुत रहा है बहुत मुख्यमंत्री। शुक्रिया आपका नवीन श्रीवास्तव जी, मनोज यादव जी, आप लोगों दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आपने यहाँ सपा को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना, बीजेपी को भी सुना। अगर मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों पे कार्रवाई हो रही है तो इसको भी हिंदू मुस्लिम का एंगल देके इसको उपचुनाव में और 2000 मिशन जो 2022 है उसके लिए तैयारी करके रखा जा रहा है। तो सवाल आखिर यही है कि अगर अपराधियों पर एक्शन हो रहा है तो उसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल क्यों खोजना? अगर प्रयागराज में और अगर गाजीपुर में अपराधियों की पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, अगर उनके अवैध निर्माण ढाए जा रहे हैं तो इस बात का स्वागत होना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम का एंगल बीच में लाना चाहिए। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।